Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। ओके, वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो दोनों चीज क्लियर आ रही? यस ओके, सर। ठीक है। तो ओके ओके, थैंक यू। तो हम लोग आज 4th यूनिट के बचे हुए टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी होगा 10:20 पे गूगल क्लास में ही आप देखिएगा, तो वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। मैं गूगल फॉर्म भी शेयर कर दूंगा अभी। तो आपकी तरफ से कोई 4th यूनिट का जो टॉपिक बचा है वो आज बताइए कि कोई आपको बताना पूछना है एग्जैक्टली जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बाद में कोई। देखिए 4th यूनिट में जो टॉपिक्स थे आपको ये बता दूं। 4th यूनिट में जनरली प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि हम लोग को जो भी आपके पार्टीशनिंग शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट होते हैं उनको उनके बारे में देखा था कि कैसे हम पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस को मैनेज करते हैं, कैसे नेटवर्क इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाते हैं, कैसे उनके टोपोलॉजीज होती हैं, क्या उनके लिमिटेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें से इंक्लूडेड आपका 4th यूनिट था। तो इसमें हम लोगों ने SIMD नेटवर्क, इंटरकनेक्शन नेटवर्क, स्टैटिक डायनेमिक नेटवर्क, मैश और एलेक क्यूबिक नेटवर्क, ओमेगा नेटवर्क, ये जो बेसिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क होते हैं उन टोपोलॉजीज को देखा था। इसके बाद इसके पहले था कि हम लोग रिवर्स साइड में आप वो रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें फिर इससे पहले था कि प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म क्या होती है। प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म क्या होती है? तो प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म में बेसिकली चीज़ें ये आती हैं कि कैसे आप जो भी हमारा कंटेंट होता है, जो भी हमारा डेटा होता है, किस तरह से थ्रू आउट द पैरेलल कंप्यूटिंग में फ्लो करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो किसी भी प्रोसेसिंग एलिमेंट, किसी भी वेरियस प्रोसेसिंग एलिमेंट में जो आपका प्रोसेस इंक्लूड हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, उस डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो को हम लोग फ्लो मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप कैसे हाउ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे हम किसी चीज को मैनेज करें, कैसे जो आपका डेटा मूव कर रहा है थ्रू आउट द नेटवर्क, या इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, वो सारी चीजें आती हैं। तो इसमें बेसिकली प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों ने ये देखा था, पढ़ा था कि बेसिकली जो आपका जो भी कन्वेंशनल अप्रोच था, कन्वेंशनल अप्रोच जो मतलब पहले का, जो इससे पहले जो चीज़ें थी उसमें आपका जो भी कंटेंट फ्लो होता था, हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन बेस्ड अप्रोच होता है। एक एक करके इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल ऑर्डर में किसी भी टास्क में बनाए जाते हैं, प्रोग्राम में बनाए जाते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं, एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। और उसको जैसे वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट करता है, वो इंटरमीडिएट रिजल्ट नेक्स्ट में जाता है, नेक्स्ट करके ऐसे करते करते कंप्लीट टास्क परफॉर्म होता है। हो सकता है वो एक ही कंप्लीट प्रोग्राम हो फ्रॉम द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या हम कई सारे ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ इंक्लूड करके हम लोग एक कंप्लीट टास्क बना सकते हैं। तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, कई सारे प्रोग्राम एक साथ ग्रुप ऑफ टास्क बना रहे हैं, तो उसमें सब टास्क डिवीजन आता है, उसमें प्रोसेस का सब डिवीजन आता है, वो सारी चीजें आती हैं। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम सिंपल जो स्टैंड अलोन अप्रोच या कन्वेंशनल अप्रोच था, वहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म होती थी, सिंपल इंस्ट्रक्शन, यूजर जो भी डेवलपर है वो प्रोग्राम बनाता था और इसके इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते थे, फाइनली रिजल्ट तक हम लोग पहुंचते थे। ये आपका कन्वेंशनल अप्रोच है, जो कि टोटली आपका अगर हम लोग टेक्निकल में कहें तो ये कंट्रोल ड्रिवन स्ट्रक्चर है। द होल टास्क इज डिपेंडेंट ऑन द कंट्रोल ड्रिवन structure. When one instruction executed, then after that each and every instruction executed in the proper way and ordered way. ये आपका कन्वेंशनल अप्रोच है। इसके बाद और भी चीजें आई हैं, जैसे कि इतना क्लियर हो गया कि प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म के में जो आपका बेसिक अप्रोच है, जिसको कन्वेंशनल जो सिस्टम हम लोग का जो मेन स्टैंडर्ड सिस्टम था, उसमें जो भी कंट्रोल फ्लो होता है, इट टोटली डिपेंड ऑन द कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन
इन द यूजर प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिससे कि आपका कंप्लीट टास्क फुलफिल हो रहा है, ये आपका एक कन्वेंशनल अप्रोच है। अब इसमें बेसिकली जो भाई कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, तो कंट्रोल ड्रिवन इस मैकेनिज्म के अंदर हम लोग ये तो अप्रोच है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं वन बाय वन। कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म में बेसिकली अगर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसमें शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, और इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ डेटा शेयर किए जाते हैं अमंग द ऑल प्रोसेसिंग एलिमेंट। और जो भी वेरिएबल अपडेट्स होते हैं, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन अपडेट होते हैं, वो ओवरऑल शेयर्ड मेमोरी में अपलोड किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसेसिंग एलिमेंट है उसको एज ए इंटरमीडिएट रिजल्ट, एज ए इनपुट यूज कर सके, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। और नेक्स्ट क्या फीचर है कि इट इज द कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होते हैं, इसका एक दूसरा तरीका भी आता है कि हम लोग इसको कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट अप्रोच में आपका डेटा फ्लो अप्रोच आता है, डेटा फ्लो मैकेनिज्म आती है। तो डेटा फ्लो मैकेनिज्म क्या है? डेटा फ्लो मैकेनिज्म का मेन पर्पस है जब हम लोग जो भी प्रोसेस, इन द ऑल प्रोसेसेस आर डिपेंडेंट ऑन द डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसेसिंग एलिमेंट। किसी भी प्रोसेसिंग एलिमेंट में जो डेटा अवेलेबिलिटी है, डेटा अवेलेबल कराया जाता है, और उस पे उसकी अपडेशन पे, उसकी वर्किंग पे अगर नेक्स्ट प्रोसेसिंग एलिमेंट डिपेंडेंट है, तो वो आपका डेटा ड्रिवन अप्रोच कहलाता है। और इसमें जैसे कि प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म, कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के अंदर शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है। कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के अंदर प्रोग्राम काउंटर का यूज किया जाता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एज यू नो, एज आई वी नो दैट द कंट्रोल program counter PC uses the next instruction which are used by the processor execution, क्योंकि टोटल इंस्ट्रक्शन बेस्ड कंट्रोल बेस है, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन की अवेलेबिलिटी हमेशा चाहिए। लेकिन डेटा ड्रिवन अप्रोच के अंदर हमें डेटा की अवेलेबिलिटी चाहिए थ्रू आउट द ऑल प्रोसेसिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे इसमें अब एक चीज और है कि आपका डेटा टोकन्स जनरेट किए जाते हैं। डेटा टोकन्स आर पास्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन टू इट्स डिपेंडेंट टू ट्रिगर एग्जीक्यूशन। तो ये आपका आता है। इसके साथ साथ जैसे कि आपका मेनली जो भी कंट्रोल ड्रिवन स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आप कंपेयर करें तो उसमें बेसिकली कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के अंदर शेयर्ड मेमोरी इंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रही है, डेटा के लिए यूज हो रही है। वेरिएबल्स का अपडेट जो है मेनी इंस्ट्रक्शंस में जो भी होता है वो अपडेशन जरूरी है ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म यूज होती है और सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होता है। डेटा फ्लो मैकेनिज्म के अंदर अगर कंपेयर करेंगे तो इंस्ट्रक्शन इन डेटा फ्लो मैकेनिज्म आर अनऑर्डर्ड। इंस्ट्रक्शंस इन द डेटा फ्लो मैकेनिज्म आर अनऑर्डर्ड। ये मेन डिफरेंस है कंट्रोल फ्लो से, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अनऑर्डर्ड हैं। डेटा अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा आर स्पेसिफाई द डेटा फ्लो मैकेनिज्म अनऑर्डर्ड है एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज देयर ऑपरेंड आर अवेलेबल। जैसे ही डेटा अवेलेबल है हर प्रोसेसिंग एलिमेंट पे, और जिस at that moment when the instruction are provided or operand are provided, the execution starts. तो availability of data and execution the instruction is executed as soon as the operand are available. Data is held in the instruction themselves, और data के साथ साथ instruction की availability कराई जाती है। नेक्स्ट डेटा फ्लो मैकेनिज्म के अंदर डेटा टोकन्स पास किए जाते हैं। डेटा टोकन्स आर पास फ्रॉम एन इंस्ट्रक्शन टू इट्स डिपेंडेंट टू द ट्रिगर एग्जीक्यूशन।
जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेसिंग एलिमेंट किसी भी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है तो वो बेसिकली एक डेटा टोकन्स को जनरेट करता है। डेटा टोकन्स क्या है? डेटा tokens are the basically just signals or a message or a request for the a particular processing element to execute for the data availability and operand execution. डेटा फ्लो फीचर्स क्या होते हैं? डेटा फ्लो मैकेनिज्म के मेन फीचर क्या है? अगर डेटा फ्लो मैकेनिज्म के मेन फीचर्स में देखें तो नो शेयर्ड मेमोरी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे किसी भी तरह की शेयर्ड मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि डेटा ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास अवेलेबल कराया जाता है। डेटा अवेलेबिलिटी प्रोवाइडेड फॉर द ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग एलिमेंट। ओके, तो फर्स्ट फीचर क्या है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द शेयर मेमोरी इन द डेटा फ्लो मैकेनिज्म। इसके साथ नो नीड फॉर प्रोग्राम काउंटर। ये फीचर्स को एज ए डिफरेंस भी आप बता सकते हैं कि डेटा फ्लो मैकेनिज्म के अंदर किसी भी तरह का प्रोग्राम काउंटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोग्राम काउंटर का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म में अंदर, क्योंकि कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म यूजेस फॉर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। एज यू नो दैट द प्रोग्राम काउंटर यू कंटेन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस which are executed by the processor. तो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के अंदर प्रोग्राम काउंटर शेयर मेमोरी की बहुत ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन डेटा फ्लो में नहीं। नेक्स्ट, व्हाट वी नीड इन द डेटा फ्लो मैकेनिज्म, वी नीड कंट्रोल सीक्वेंसर। व्हाट इज द कंट्रोल सीक्वेंसर? कंट्रोल सीक्वेंसर इज a specific software or a program or a module which control overall flow of a data flow mechanism। कि जो भी आपके डेटा फ्लो मैकेनिज्म के अंदर जैसे जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो आपका कंट्रोल फ्लो कहलाता है। और इसमें कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म के अंदर कंट्रोल सीक्वेंसर होते हैं। कंट्रोल सीक्वेंसर की रिक्वायरमेंट होती है। आप मेन फीचर बता सकते हो या मेन डिफरेंस बता सकते हैं कि हियर वी रिक्वायर्ड ए कंट्रोल सीक्वेंसर फॉर controlling the overall data flow or data availability, operand availability, each and every processing element। तो तीन मेन फीचर्स हैं। shared memory, there is no shared memory in the data flow mechanism, but control flow uses the shared memory. Control flow uses the program counter, data flow no need to use the program counter. Control flow uses no control sequencer, and in the data flow mechanism we must use control sequencer. Again, special mechanism, what are the main also the main features? Detect data availability, data flow features, data flow mechanisms के अंदर we should detect the data availability for each and processing element। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास डेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसी पे डिपेंडेंट है। मैच डेटा टोकन विद इंस्ट्रक्शन नीडिंग देम, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी डेटा है, अगर वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है तो उस पे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन की अवेलेबिलिटी कराना, ये भी एक मेन वर्क है डेटा फ्लो मैकेनिज्म के अंदर। तो जो भी एग्जीक्यूशन है डेटा फ्लो के अंदर, it should match data tokens with the instruction needing them. Next, enable chain reaction of asynchronous instruction execution। अगर asynchronous instruction execution है, asynchronous instruction execution क्या होता है? इसका मीनिंग है कि जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि वहां पे आपका कंट्रोल फ्लो के अंदर सीक्वेंस वे में सब चीज रन हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इट इज एग्जीक्यूटेड नॉन सीक्वेंस पे। तो यहाँ पे एक एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन जो है, इनेबल चेन रिएक्शन ऑफ एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए हमें एक ऑर्डर चाहिए, सीक्वेंस चाहिए कि जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी प्रोवाइड कराई जाए फॉर द डेटा प्रोसीजर में। अब डेटा फ्लो आर्किटेक्चर में अगेन आते हैं, जैसे कि बेसिकली मशीन्स हैं, एनपी हैं, प्रोसेसिंग नंबर ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट है, एन टू एन बाई एन इंटरकनेक्शन नेटवर्क यूज किया जाता है।
each processing element has a token matching mechanism that dispatches only instruction and data token availability. इसके बाद एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू विच इट्स बिलोंग, एड्रेस भी प्रोवाइड करना है. कंटेक्स्ट इन विच द इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, कंटेक्स्ट द प्रोसेसर रिलेवेंस फॉर पर्टिकुलर डेटा in the processing element. Next we require the tagged token. Tagged token ये आ चुका है आपके एग्जाम में MCQ में कि in which mechanism we use the tag token. तो in data flow mechanism we use the tag token approach. The tag token enter processing element through the local path pipeline and can also communicate with the other processing element through the routing network. किसी भी इंटरकनेक्शन नेटवर्क में अगर डेटा फ्लो मैकेनिज्म यूज की जा रही है तो वहां पे टैग टोकन अवेलेबिलिटी कराई जाती है, जिससे कि जो भी लोकल पाथ है पाइपलाइन में उसमें कम्युनिकेशन हो सके, अदर प्रोसेसिंग एलिमेंट से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि ऑल द प्रोसेसिंग एलिमेंट जॉइंटली एग्जीक्यूटेड द टोटल टास्क. Each whole task is available for the execution for each and every processing element. Next, we have instruction addresses effectively replace the program counter in a control flow mechanism. जो भी instruction addresses हैं वो program counter की control flow mechanism को replace कर रहे हैं. वहाँ पे यहाँ पे program counter का नहीं use होता है. Context identifier effectively replace the frame based register in the control flow mechanism. Data flow mechanism machine matches the data tags from one instruction with the successors synchronized instruction execution is explicit. इसके साथ साथ और भी सेक्शन आते हैं. तो ये सारे बहुत सारे फीचर्स हैं डेटा और कंट्रोल स्ट्रक्चर के, जिसको आपको डिफरेंस या फीचर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स पे लिखना है. नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप ऑफ फ्लो मैकेनिज्म. तीसरा टाइप क्या है? Third type, demand driven mechanism. The third type of data flow mechanism is the name is demand driven mechanism. What is the demand driven mechanism? The demand driven mechanism is differ from the data driven mechanism. As we now we discuss what are the main features of the demand driven mechanism. As we know that the data driven mechanism select instruction for execution based on the availability of their operand. डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म के अंदर जो प्रोसेसिंग एलिमेंट पे डेटा की अवेलेबिलिटी होती है, ऑपरेंड की अवेलेबिलिटी होती है, वहां पे इंस्ट्रक्शन के साथ में वो एग्जीक्यूट करता है. और डेटा ड्रिवन अप्रोच जो है वो बॉटम अप अप्रोच है. This is the bottom up approach. We executed separate processing element for with their data and operands, and jointly last whole task is executed. But in the demand driven approach, what is the how demand driven differ from the data driven approach? In the demand driven mechanism take a top down approach. First difference, data flow mechanism bottom up approach uses, or in a demand driven approach uses the top down approach. How it possible? Attempting to execute the instruction demander that yield the final result. जो भी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, here we consider the demand driven approach. How the demand driven approach work in the program flow mechanism. The demand driven mechanism take a top down approach. It attempting the execute the instruction or demander that yield the final result. जो भी result देने जा रहा है, जो final result को generate करने जा रहा है, वो processing element, वो processor who is known as demander. The demand driven approach, the final processing element which are capable to execute final result, then if you see that element is known as demander. उसको execute करेगा that yield to the final, जो भी final result देने जा रहा है. This trigger the execution of instruction that yield its operand and so forth. तो जो भी फाइनल प्रोसेसिंग एलिमेंट है जो फाइनल रिजल्ट को जनरेट करने जा रहा है डिमांड ड्रिवन अप्रोच के अंदर, जिसको हम लोग डिमांडर बोलते हैं, वो क्या करता है कि अपनी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए
जो उसके सब एलिमेंट हैं, जो जो उसके डिपेंडेंट्स हैं, उन डिपेंडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस फ्लो करता है, ऑपरेंड को फ्लो करता है। और ये हायरार्किकल ऑर्डर में लोअर ऑर्डर पे चलता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप पे डिमांडर है और उसके बाद उसके जो सब हैं वो आपके बॉटम पे। द डिमांड ड्रिवन अप्रोच मैचेस नेचुरली विद द फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। डिमांड ड्रिवन अप्रोच के अंदर हम लोग वी आर यूजिंग द सेवरल फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच में कई सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे लिस्प आती है, Lisp language based on the artificial intelligence and machine learning. So Lisp and Scheme, these are the languages for the functional programming language, and these languages are widely used in the demand-driven approach. डिमांड ड्रिवन अप्रोच को इस तरह से आप अलग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल, जैसे आपका एक मान लिया टास्क नंबर 1 है, वो टास्क कई सारे प्रोसेसर या डेटा को कंटेन कर रहे हैं। तो वो जो टास्क जहाँ जिस जिस प्रोसेसिंग एलिमेंट पे हमारा फाइनल रिजल्ट देने जा रहा है, वो डिमांडर कहलाएगा, वहाँ उसको इनिशिएट किया जाएगा। डिमांडर क्या करता है कि अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए जो उसके सब डिविजन्स हैं, सब टास्क हैं, उनको अलग अलग प्रोसेसिंग एलिमेंट पे इंस्ट्रक्शन फ्लो करता है, उनको ऑर्डर देता है, और उनसे रिजल्ट एग्जीक्यूट करते हुए ज्वाइंटली लास्ट में आपको एग्जीक्यूट करता है। तो टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ पे हम रिवर्स साइड से ना चल के टॉप पे डिमांडर से रिक्वेस्ट फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे याद रखिए कि डिमांड ड्रिवन अप्रोच के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं, इसके एग्जांपल हैं लिस्प एंड स्कीम। इसके बाद एक हमारे पास और एक मॉडल है जिसको हम लोग रिडक्शन मशीन मॉडल बोलते हैं, आरएम। रिडक्शन मशीन मॉडल के अंदर इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग रिडक्शन मॉडल, और ये भी डिमांड ड्रिवन अप्रोच के एज एप्लीकेशन कह सकते हैं। बेसिकली जो तीन ही होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिडक्शन है, ग्राफ रिडक्शन होता है, दो तरीके होता है। स्ट्रिंग रिडक्शन में क्या है कि इस मैकेनिज्म को अगर डिमांड ड्रिवन अप्रोच यूज करता है, डिमांडर यूज करता है, तो वहां पे ईच डिमांडर गेट्स ए सेपरेट कॉपी ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रिंग टू द एवेल्युएटेड। हर डिमांडर के पास में एक सेपरेट कॉपी मिलती है जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहता है। ईच रिडक्शन स्टेप हैज एन ऑपरेंड एंड इमेंडेड रेफरेंस टू द डिमांडर द करस्पॉन्डिंग ऑपरेंड्स। उसके बाद जो भी ऑपरेंड्स हैं वो अवेलेबिलिटी है। ईच ऑपरेटर इज सस्पेंडेड विद आर्गुमेंट आर एवेल्युएटेड, और जो भी एग्जीक्यूशन है वो उसको कर रहा है। तो स्ट्रिंग बेस्ड अप्रोच अगर करते हैं उसको। ग्राफ रिडक्शन मॉडल क्या करता है? ग्राफ रिडक्शन मॉडल का मीनिंग है कि एक्सप्रेशन ग्राफ reduced by the evolution of branches and सब ग्राफ। यहाँ पे नोड्स एंड रूट्स का फॉर्मेट आता है, सब ग्राफ्स बनते हैं। possibility in parallel with the demander given a pointer to the result of a reduction based on sharing of a pointer to the arguments, traversal and reversal of a pointer continue until constant arguments are encountered. तो graph proposed by node and rule। तो ये these are two methods of demand driven approach for execution, string reduction model and graph reduction model. Okay, so as we conclude the programming flow mechanism, here we have three types of approaches, three types of program flow mechanism. Okay, तो ये हम लोगों ने आज फ्लो मैकेनिज्म देखा। अब मैं आपको अब लिंक वेरीफाई करा रहा हूँ, एक सेकंड वेट करिए। आप लोग गूगल क्लास पे जाइए, वहाँ पे सरप्राइज टेस्ट में देखिए आपका लिंक आ रहा है, और मैं यहाँ से भी देता हूँ अभी। यस सर, लिंक ओपन हो रहा है? कर दिया। तो स्टार्ट कर दिए। तो हम लोग ये प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज्म देखिए, मेनली 4th यूनिट के अंदर यही दो मेन पार्ट है, और इसी के साथ में हम लोगों ने बाकी लेटेंसी डिले ये सब तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे 4th यूनिट का रिवीजन हम लोगों ने कर दिया। अब 3rd यूनिट क्या करेंगे आगे चल के। आपको कोई और टॉपिक लगता है, कुछ और लगेगा, बीच में ट्यूब क्लास में हम लोग और भी टॉपिक देखते रहेंगे जो ज्वाइंटली हमने कल जैसे बताए थे। छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे टर्म्स जो हैं इससे रिलेटेड हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। लास्ट सरप्राइज टेस्ट है, इसके बाद तो कोई सरप्राइज हो नहीं आपका? नहीं है अभी तो आपका सभी में नहीं है, मुझे लगता है शायद एक और है, एक या दो है शायद, पता नहीं, एक या दो है, मतलब ज्यादा नहीं है सर। आज भी कोई सरप्राइज है क्या? हाँ, बच्चे कर रहे हैं। आप गूगल क्लास में 15 ही तो होने। नहीं तो बेटा 15 नहीं हुए अभी। मैंने उस दिन तो आपका वो था ना, क्विज थी या उस थी, तो नहीं हो पाया अभी।
मुझे लगता है 1 या 2 है एग्जैक्टली। सबमिट कर दे, कर दें क्लास। नहीं अभी रही है, और कोई टॉपिक पूछना है, कुछ ऐसा करना है? और लैब असाइनमेंट और ट्यूटोरियल सीट जिसकी नहीं सबमिट है उसके मार्क्स 0 हो चुके हैं, और अब हम लोग लैब 4 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग रिटर्न गूगल क्लास में भी देख रहे होंगे कि लैब के मार्क्स 0 कर दिए मैंने, और काफ़ी रिमाइंडर दिया वो मैंने, लेकिन लैब के मार्क्स नहीं हो पाए हैं आप लोग के। ट्यूटोरियल शीट जो है 4th, वो आप जरूर आज सबमिट करें, नहीं तो उसके भी मार्क्स मैं 0 कर दूंगा। ट्यूटोरियल 4 में कुछ लोग का नहीं सबमिट हुआ है, वो आप नाम उसमें गूगल क्लास रूम में जाके देख लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स में आज में उसको सबमिट करना है ट्यूटोरियल 4 को। ओके सर असाइनमेंट 4 की तो अभी डेट है ना सर? आज को नहीं, ट्यूटोरियल नहीं, असाइनमेंट 4 बोल रहा हूँ सर, लैब असाइनमेंट 4। नहीं हाँ उसकी तो है, उसकी है, क्योंकि वो असाइनमेंट 4 की डेट आपकी इस आपकी लैब एकांश है ना, आप फर्स्ट ड्यू की थर्सडे को आपकी लास्ट डेट, उस लैब से पहले थर्सडे। ओके, मैं ट्यूटोरियल 4 थर्ड उसकी बात कर रहा हूँ कि ट्यूटोरियल 4 के मार्क्स ज़्यादा 20 मार्क्स का होता है, तो उसको जरूर आप लोग सबमिट कर दें। तो जितने लोगों का नहीं सबमिट है वो मैं नाम बता चुका हूँ आपको पहले भी, उनको मैं उसके मार्क्स हैं ट्यूटोरियल 4 के मार्क्स मैं एक बार खोल रहा हूँ। देखिए, अब्दुल अकील, अभिनव श्रीवास्तव, आदित्य कुमार, आदित्य राजचंद्रा, ये लोग देख रहे हैं, इन लोग के ट्यूटोरियल 4 या 3 दोनों नहीं सबमिट है। अनिल गुप्ता, अंशुमान, अर्पित, अशद, अवनीश, आयुष प्रताप, हार्दिक शर्मा, हिमांशु भट्ट, ऋतिक प्रकाश, ऋतिक श्रीवास्तव, कुशाग्र, आर कृतिक और यश कुमार का वैष्णवी। ये मैक्सिमम लोग 4th वाले हैं, लेकिन कुछ लोग 3 या 2 के भी हैं। तो असाइनमेंट सर आपने नोट्स यूनिट 2 तक के भेजे हैं सर, 3 और 4 के नहीं भेजे, जो कॉपी वाले नोट्स थे। हाँ मैं दे दूंगा बेटा, दे दूंगा वो, थैंक यू। उसको करके उसको जल्दी से स्कैन करके दे दूंगा, ठीक है। बाकी नोट्स जो आपके अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं, कभी आप कॉलेज आइए कोई तो पेन ड्राइव लेके आइएगा, मैं उसमें जो यहाँ पे सॉफ्ट है वो भी मैं दे दूंगा। बाकी गूगल क्लास में दिया ही है, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको नेट से करके मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ सर मैंने ट्यूट सबमिट कर दी है। किसने, क्या नाम, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट आप चेक करो, तुमने हो सकता है टर्न वो ना किया हो। नहीं आपका फोर्थ कर दिया है, फोर्थ असाइनमेंट है। ओके सर ठीक है, तो हो सकता है आपने ना किया हो। क्यों सर? हाँ और कौन? हाँ सर बोलिए अवनीश, अमन। ट्यूट 4 मेरा भी सबमिट है सर उसमें। ओके ठीक है, तो आपने किया होगा, बाद में किया होगा, ठीक है। यस सर। तो जिसका सबमिट है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जिसके मैंने नाम लिए वो आप एक बार देख लो कि कहीं मिसिंग में तो नहीं आपने, हो सकता है कर दिया हो, टर्न इन ना किया हो। कई लोग ऐसे जैसे अभी बता रहे थे कि आपने लिखा है लेकिन टर्न इन नहीं किया, लेकिन हमारे में ये नाम मिसिंग लिखा है। आप एक बार चेक कर लो गूगल क्लास में जाके, मिसिंग में नहीं होना चाहिए। ट्यूटोरियल 4 भाई आज जरूर आप लोग सबमिट कर दें, नहीं तो कल मैं उसके मार्क्स चढ़ा दूंगा। और बाकी के ट्यूटोरियल में मतलब भी जो भी बचे हुए वो कर दीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स का ट्यूटोरियल है वो आपका इंक्लूड करता है, तो उसको जल्दी से कर दीजिए। 4th आज जरूर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि मैं कल उसके मार्क्स अपलोड कर दूंगा, चढ़ा दूंगा, ठीक है। अटेंडेंस काटने से मुझे फायदा नहीं लगता है, अटेंडेंस मैं तो ना दूं, लेकिन फिर भी कोई हो जाएगा, तो आप जरूर आ दें, लेकिन कल से वो लोग अटेंडेंस भी नहीं लेंगे अगर वो ट्यूटोरियल नहीं सबमिट करेंगे। जिसका भी ट्यूटोरियल असाइनमेंट नहीं सबमिट है कोई भी, वो अटेंडेंस नहीं लेगा, क्योंकि आप पहले काम करिए फिर आप क्लास ज्वाइन होगी, क्योंकि हम लोग तो रिवाइज कर रहे हैं, कोई नई चीज पढ़नी है, तो पहले आप अपना वर्क पूरा कर लीजिए फिर अपना रिवाइज करिए। ओके, सभी ने उसमें टर्न इन कर दिया, गूगल फॉर्म सबमिट हो गया सभी का, सरप्राइज का। सभी ने सबमिट कर दिया भाई? ओके ओके, तो मैंने वही बताया। हाँ, और बाकी जिसका सब कुछ ओके है, सब कुछ मिसिंग में किसी में नाम नहीं है, तो अपने टॉपिक को देखे, तैयारी करे। तो क्लासेस कब से बंद होगी? क्लासेस बंद क्या होंगे? प्रिपरेशन ली भी है, प्रिएंसम है, उसके बाद प्रिएंसम के बाद ही आपका वो होगा, और एग्जाम आपके जनवरी में लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में है एलयू के, ठीक है।
ओके सर। जनवरी लास्ट लीव का है, मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है, जहाँ तक समझ में आ रहा है। तो तब तक प्रीडेंसम ही है, और उसके बाद फिर वही वही प्रीडेंसम के बाद ही आपका जो होगा होगा प्रेफरेंस। देखिए प्रेफरेंस लीव की बात नहीं कर रहे हैं आपको, जैसे जो टॉपिक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप सिलेबस उठा के टॉपिक देख लो, कि जैसे कि जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी टॉपिक कंटेंट लग रहा है वो आप मुझे बताइए, हम उसको उसको सॉल्व करेंगे। अपने पास नोट्स को रखिए, चाहे सॉफ्ट में चाहे हार्ड में और चाहे रिटर्न में, लेकिन उस चीज़ को रखिए कि वो चीज़ आनी चाहिए आपको, ये मेन है। पहले सब लोग काम पूरा कर लें, जिसके काम पूरे हैं वो अपने केवल